कबीर मंजीत के साथ बाहर आंगन में आया तो देखा कि सिन्हा सर के साथ साथ वहां पर देव और ऋषभ भी मौजूद थे। सभी काफी गंभीर लग रहे थे। सिन्हा सर ने कबीर को देखा। तुम लोगों को आज रात ही निकलना है। कबीर उनके पास आ खड़ा हुआ। कहाँ निकलना है हमें सर? सिन्हा सर, नमन का मैसेज आया है कि हमारा एक जासूस अनूप, जो यहाँ से 57 किलोमीटर दूर अनंतनाग वाले इलाके में एक्टिव था, कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है और ना ही उसकी कोई मूवमेंट शो हो रही है। कबीर, हो सकता है कि उसे कोई मौका ना मिल रहा हो हमसे कांटेक्ट कर पाने का। ऋषभ, और यह भी तो हो सकता है कि वो पकड़ा गया हो। सभी अब ऋषभ की तरफ देखने लगे। सिन्हा सर, सच कहूँ तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। 4 दिन से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम और इंतजार नहीं कर सकते। तुम लोग आज देर शाम यहाँ से निकलो। वहां पहुंचकर रात में उसे ढूंढने निकलना। सिन्हा सर ने देव की तरफ देखा। कुछ दिनों बाद तुम्हें एक और काम करना है देव। एक खतरनाक टेररिस्ट को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। देव, ओके सर। सिन्हा सर, जय कैसा है? कबीर, ठीक है। सिन्हा सर, वह इंजर्ड है इसलिए उसे अभी यहीं रहने दो। मंजीत, मुझे लगता नहीं है सर कि वह यहाँ हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेगा। तभी पीछे से जय आ गया। आपने बिल्कुल सही कहा मंजीत सर, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं बैठ सकता। सिन्हा सर ने उसे गुस्से से देखा। ये मेरा ऑर्डर है। जय ने सिर झुका लिया। सॉरी सर, पर इस मिशन में मैं भी हिस्सेदार हूँ और जब सभी मिशन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ बैठकर क्या करूँगा? सिन्हा सर कुछ बोलने को हुए कि देव ने कबीर को इशारा किया। कबीर, जाने दीजिए ना सर, हम पूरी एहतियात बरतेंगे। सिन्हा सर कबीर की बात सुनकर चुप पड़ गए। यह देखकर मंजीत, देव और ऋषभ मुस्कुरा दिए, क्योंकि सिन्हा सर कबीर की बात कहाँ टाल पाते हैं। सिन्हा सर, ठीक है, लेकिन अगर इसे कुछ भी हुआ तो उसकी जवाबदेही तुम पर होगी। कबीर ने जय की तरफ देखा, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा था। ठीक है सर, मैं तैयार हूँ। सिन्हा सर, एक और बात, जो भी करना है बड़ी सावधानी से करना। मुझे रिजल्ट चाहिए, वह भी बिना किसी नुकसान के। सिन्हा सर वहाँ से चले गए। चारों दोस्तों ने जय की तरफ देखा। जय, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी कौन सा हम लड़ने जा रहे हैं कहीं? हमें तो बस अनूप को ढूंढना है। सभी अब अंदर चले गए और साथ बैठकर प्लानिंग करने लगे कि कैसे और कहाँ कहाँ अनूप को ढूंढा जाए। कुछ समय बाद मंजीत की नज़र जय पर गई, जो एकदम शांत था, वरना दिन भर तो कुछ ना कुछ हरकतें करता ही था। मंजीत, जय? जय, हाँ सर। सभी अब उन दोनों की तरफ देखने लगे। मंजीत, तुम्हें चोट कंधे पर लगी थी ना? जय, हाँ, क्यों? मंजीत, पर तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे सिर पर चोट लगी हो। बड़े शांत हो आज, क्या बात है? देव, मैं भी यही नोटिस कर रहा हूँ। जब से जय हॉस्पिटल से आया है चुप है। मंजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी डॉक्टर को छेड़ दिया हो और उसने तुम्हारी पिटाई कर दी हो? जय मुस्कुरा दिया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ऋषभ, तो फिर कैसी बात है? जय, पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। कबीर, तुमने अपने घर पर बात की? जय, फोन ट्राई तो किया था, पर यहाँ नेटवर्क भी ठीक से नहीं आ रहे हैं। ऋषभ, कोई बात नहीं, जब लौट कर आएंगे काम से तब देख लेना। जय, दोपहर में जय अपनी बालकनी में शांत सा खड़ा हुआ था। वह पेपर पर कुछ लिख रहा था कि माही वहां आ गई। उसे आते देख जय ने पेपर फटाफट से अपने पीछे छुपा लिया। कहानी की लेखिका नीरा शर्मा माही, है। तुम आ गए हॉस्पिटल से? जय, नहीं, मैं नहीं आया, मेरा भूत आया है। माही हंसने लगी। भला यह कोई जवाब हुआ? जय, जैसा सवाल करोगी वैसा ही तो जवाब दूंगा। माही, सॉरी। ये बताओ, कबीर सर ने तुम्हें ज्यादा डांटा तो नहीं? जय, अब क्यों पूछ रही हो? तब तो तुम भागकर आ गई थी। माही, तो क्या मैं भी वहीं खड़ी होकर डांट खाती? जय, हाँ ठीक है, वैसे ज्यादा नहीं डांटा सर ने, बड़े स्वीट हैं वो। लेकिन हाँ, अगर उनकी जगह देव या मंजीत सर होते तो पक्का बहुत डांट पड़ती। माही, क्यों? ऋषभ सर कुछ नहीं कहते? जय, नहीं,
क्योंकि उन्हें भी मेरी तरह तीखा पसंद है और वो मेरी मजबूरी समझते। माही, ओह तो ये बात है। वैसे तुम क्या लिख रहे थे? जय, कुछ भी तो नहीं। माही, बताओ ना। जय, मेरा मन शांत या उदास होता है तो बस यूं ही कुछ ना कुछ लिखने बैठ जाता हूँ। तभी पीछे से अपनी बालकनी में सुनी आ गई। उसने जय और माही को देखा तो खुश हो गई। सुनी, कैसे हो जय? जय, अच्छा हूँ मैम। जय ने देखा कि सुनी ने आज यूनिफॉर्म नहीं पहना था तो बोला, आज कैजुअल कपड़ों में कैसे, ड्यूटी पर नहीं जाना? सुनी, नहीं, आज शाम की शिफ्ट है हमारी। माही, पता है दी, जय ना कविता वगैरह लिखता है, अभी भी लिखी है पर सुना नहीं रहा। सुनी, अच्छा, जय सुनाओ ना, हमें भी सुनना है। अंदर अपने कमरे में बैठे ऋषभ को जय की और माही की आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहा था। वह अब उठ खड़ा हुआ और बालकनी में जय के पास आ खड़ा हुआ। क्या शोर मचा रखा है भाई, थोड़ा शांत रहना, मैं काम कर रहा हूँ अंदर, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। माही ने उसे देखा। गुड मॉर्निंग सर। ऋषभ ने माही की तरफ देखा। गुड मॉर्निंग। ऋषभ वापस जाने को हुआ कि महसूस हुआ कि माही के पीछे वाली बालकनी पर भी कोई है। माही के सामने खड़े होने की वजह से ऋषभ को सुनी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी माही बोली, सर, जय ने कुछ कविता लिखी है, प्लीज़ बोलिए ना कि हमें सुना दे। ऋषभ बार बार माही के पीछे देखने की कोशिश कर रहा था। सुना देना जय। यह सुनकर माही खुशी से उछल पड़ी। थैंक यू सर, अब तो सुना दो जय, तुम्हारे सर ने भी कहा है। माही अब एक और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। ऋषभ की नज़र अब सामने खड़ी सुनी पर जा पड़ी तो वह बस उसे देखता ही रह गया। उसने पटियाला सूट पहना हुआ था जिसका दुपट्टा बड़ा ही खूबसूरत था। उसके हाथ में टॉवल था जिससे वो अपने गीले काले लंबे बालों को पोंछ रही थी। सुनी ने उसे देखा तो मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन ऋषभ की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह बस उसे चुपचाप देखे जा रहा था। सुनी उसे यूं देख सोच में पड़ गई कि सर उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वह अब उसकी नज़रों में देख जानने की कोशिश करने लगी कि ऋषभ के दिमाग में चल क्या रहा है, पर कुछ पलों बाद खुद भी उसकी नज़रों में कहीं डूब सी गई। जय ने अपनी कविता पढ़नी शुरू कर दी। माही मुस्कुराकर उसे ही देखे जा रही थी। दोनों में से किसी को पता ही नहीं था कि उनके पास हो क्या रहा है। जब जय की कविता पूरी हो गई तो माही ने तालियां बजाई। वाह, बहुत अच्छे। उस आवाज़ से ऋषभ और सुनी जैसे होश में आए। दोनों अब एक दूसरे से नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगे। कुछ ही पलों में ऋषभ वापस अंदर चला गया। उसे यूं जाते देख सुनी भी अंदर चली गई। माही, इन्हें क्या हुआ? जय, मुझे लगता है कि इन्हें मेरी कविता पसंद नहीं आई। माही, पर मुझे तो बहुत पसंद आई। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। सुनी अंदर आ राशि के कंधे पर सिर टिकाकर बैठ गई। राशि, क्या हुआ, बाहर बालकनी में बाल नहीं सुखाने? सुनी की आंखों के सामने अभी भी ऋषभ का ही चेहरा घूम रहा था। नहीं, बालों का क्या है, खुद ही सूख जाएंगे, पर हम बाहर नहीं जाएंगे। बहुत अजीब सा माहौल हो गया था अभी। राशि, क्यों, क्या हुआ? सुनी ने अब बात संभालने की कोशिश की। वो बाहर बहुत ठंड है ना, इसलिए हम तुम्हारे पास ही आकर बैठ गए। राशि, झूठ, मुझे सब पता है। सुनी ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? राशि, यही कि तुझसे अपने बाल नहीं संभाले जाते। कोई बात नहीं, यहीं बैठ जा। ला, मैं तेरे बाल पोंछ देती हूँ। इतनी बड़ी हो गई है पर तुझे ये काम अभी तक नहीं आया। कहते हुए राशि ने सुनी को सामने बैठा उसके हाथ से टॉवल ले उसके गीले बाल पोंछने शुरू कर दिए। सुनी, थैंक यू। राशि, यार पहले तो चाची करती थी ये काम, अब मैं, लेकिन शादी के बाद किससे करवाएगी ये सेवा? थोड़े छोटे करा लेना बालों को। सुनी शांत सी बोली, हमें पता है बड़ा झंझट है इसमें, पर हमारी माँ को हमारे बाल बहुत पसंद थे। वो कहती थी कि तुम अपने बाल हमेशा लंबे ही रखना। वो बचपन में बहुत केयर करती थी इनकी, ऐसे कैसे कटा लें इन्हें? राशि ने सुनी को उदास देख बात घुमाने की कोशिश की। मैं तो कह रही हूँ कि जो भी तुझसे शादी करना चाहता हो उसके सामने शर्त रख देना
कि देखो मिस्टर, बाल तो मुझे लंबे ही रखने हैं, पर इनकी देखभाल तुम करोगे, वरना भूल जाओ ये शादी। तू कहे तो तेरा मैट्रिमोनियल एड बना दूं कुछ ऐसा ही। सुनी अब मुस्कुरा दी। पागल। राशि ने उसे गले से लगा लिया। कोई शक है क्या? दोनों हंसने लगी। उधर ऋषभ कमरे में इधर उधर परेशान सा घूम रहा था। पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। ऋषभ तो ऐसा नहीं था यार, इससे पहले भी कई लड़कियां आई हैं तेरे सामने, और वो भी इससे ज्यादा सुंदर। पर ऋषभ अब एक जगह खड़ा हो गया, पर ऐसी मासूमियत किसी में नहीं। अरे यार, फिर क्या सोचने लगा? मैं अपना काम करता हूँ, वरना ये सब ही चलता रहेगा दिमाग में, और आज के बाद उस लड़की से दूर ही रहूंगा। सारा फसाद ही खत्म हो जाएगा। वह वापस बैठ अपने काम में लग गया। उधर जय माही बालकनी में खड़े थे। जय, चलो मैं भी चलता हूँ। माही, रुको जरा। जय जाते हुए रुक गया। हाँ कहो। माही थोड़ा हिचक रही थी। वो मैं। जय, बोलो भी। माही, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जय यह सुनकर कुछ पल उसे देखने लगा, फिर बोला, क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे प्रपोज करना है क्या? माही हंस पड़ी। नहीं तो, मैं तो बस यूं ही पूछ रही हूँ। जय, नहीं है। माही, लेकिन क्यों? क्या तुम्हें प्यार में भरोसा नहीं है? जय, प्यार में तो नहीं, पर सच्चे प्यार में जरूर है। मेरा मानना है कि गर्लफ्रेंड उसी को बनाऊंगा जिससे शादी कर सकूं। यूं बेफिजूल का अपना और सामने वाले का वक्त बर्बाद करने का शौक नहीं है मुझे। इस कहानी माही की गंभीर सी लेखिका बोली, नीरा शर्मा है। अच्छा तो ये बात यह है। ऑडियो केवल तो क्या उनके अभी तक एक भी ऑफिशियल लड़की नहीं मिली चैनल ऐसी नीरा शर्मा जिसे पर देख उपलब्ध तुम्हें है। लगा हो कि इसी अगर लड़की आप से इन्हें शादी करनी है? किसी और चैनल पर सुन रहे हैं जय, तो इसका सीधा देखो, अर्थ है कॉलेज कि में तो उस मेरा चैनल सारा के ध्यान मालिक पढ़ाई ने पर था। इसे अगर चुराकर किसी लड़की पोस्ट के किया चक्कर में है। पड़ जाता तो फिर मैं आपसे यहाँ अनुरोध अपना है सपना कि पूरा कैसे ऐसे करता? लोगों की हिम्मत ना माही, बढ़ाएं और और उनके जब तुम चैनल पर आर्मी में इस ट्रेनिंग कहानी कर को रहे ना थे तब? सुनाएं। जय, तब तो और गड़बड़ होती। मेरी गर्लफ्रेंड मेरा जीना हराम कर देती। माही, वो कैसे? जय, सीधी गन को उल्टा पकड़वा देती। पता चला दुश्मन को मारने की जगह खुद को ही उड़ा लिया। ग्रेनेड फेंकने लगता तो बोलती कि नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? कितना महंगा है वह, उसे फेंको नहीं, अपने ही पास रख लो। और बाद में पता लगा कि खुद के ही चिथड़े उड़ गए। माँ ही हंसे जा रही थी। जय, उड़ गए तो उड़ गए, फिर उससे भी आके सुनो। वह कहती कि कितना समझाया था कि ऐसे नहीं करो वैसे करो, लेकिन नहीं, खुद की मर्जी करनी थी तो कर ली। अब गया नरक में, पता नहीं वहां क्या क्या गुल खिलाएगा, कौन कौन सी चुड़ैलों के साथ रंगरेलियां मनाएगा। इससे अच्छा तो हाथ पैर तुड़वा कर बैठ जाता, कम से कम सामने तो रहता। माँ ही अब हंसे ही जा रही थी। तुम सच में बहुत फनी हो, मेरे तो पेट में दर्द हो गया हंसते हुए। जय, थैंक यू। वैसे तुम्हारा है क्या कोई बॉयफ्रेंड? माही, बिल्कुल नहीं, मेरी सोच भी तुम्हारी जैसी है, और मुझसे तो लड़के भी दूर रहा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चाचू आर्मी में है, तो कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। जय, सही है। माही, अभी तुम फ्री हो क्या? जय, हाँ, क्यों? माही, मुझे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड डाउट्स पूछने थे। जय, तो लाओ, यही बता देता हूँ। माही, यहाँ कैसे? जय कुछ सोचकर बोला, एक काम करो, अपने आंगन में आ जाओ, थोड़ी देर में मैं भी वहीं आता हूँ। माही अब बुक्स लेने चली गई। जय बालकनी के अंदर आ, अब बाहर आंगन की तरफ जा ही रहा था कि उसकी नज़र ऋषभ पर पड़ी, जो चुपचाप बैठा काम कर रहा था। जय उसके पास आया। कविता कैसी लगी सर? आपने कोई जवाब नहीं दिया। ऋषभ चुपचाप काम करता रहा। जय ने 2-3 बार और उसे पुकारा, पर ऋषभ चुपचाप काम में ही लगा रहा। जय ने कुछ सोचा और बोला, अरे सुनी मैम, आप यहाँ? ऋषभ ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। जय हंसने लगा, कब से मैं आपसे अपनी कविता के बारे में पूछ रहा था, वो आपने नहीं सुना, लेकिन सुनी मैम का नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो गए। ऋषभ ने पास ही रखा पेपर वेट उठा उसे मारा, लेकिन जय ने उसे कैच कर लिया। मैं सब समझ रहा हूँ सर। ऋषभ, जरूरत से ज्यादा समझ रहा है तू। सुनी तो क्या, किसी भी लड़की का नाम लेगा तो मेरा तो चौंकना बनता है, क्योंकि यहाँ कोई लड़की कैसे आ सकती है। जय, हाँ यह बात तो है। ऋषभ, मुझ पर कम, अपने पर और अपने दोस्त पर ज्यादा ध्यान रख, समझा? जय, दोस्त का तो ध्यान है,
लेकिन मेरी सेटिंग तो करवा दो। ऋषभ काम करते हुए रुका और उसकी तरफ देखा। किससे? जय। स्विनी मैम से। और किससे? ऋषभ हैरान सा उसे देखने लगा। सच में? जय हंसी रोकते हुए बोला। सच में। ऋषभ, वह तुझे पसंद है? पहले तो कभी तूने नहीं कहा, फिर आज अचानक ऐसे कैसे? जय उदास होने का नाटक करते हुए बोला, क्योंकि तब मुझे लगता था कि वो आपको पसंद हैं, तो मैं रास्ते से हट रहा था। लेकिन जब रास्ता साफ है तो क्यों ना एक बार कोशिश कर लूं? ऋषभ, तुझसे बड़ी है वो। जय, प्यार कोई उम्र नहीं देखता, मैं मैनेज कर लूंगा। वैसे आपने देखा था ना, आज कितनी प्यारी लग रही थी ना सुनी मैम, लंबे और काले बालों में। ऋषभ थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर गुस्सा करते हुए बोला, बस चुप हो जा, वरना उन्हीं काले लंबे बालों का फंदा बना तेरे गला घोट दूंगा। भाग यहाँ से। जय हंसता हुआ चला गया। किसी को मिर्ची लगी। वह बाहर आया तो देखा कि आंगन में तीनों दोस्त बैठ कुछ डिस्कशन कर रहे थे। दूसरी ओर माँ ही आंगन में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जय चुपचाप दोस्तों के पास से निकल रहा था कि देव ने उसे टोका। किधर राजा जी, कहाँ चली सवारी? मंजीत यह सुन हंस पड़ा। जय थोड़ा झेप गया। क्या सर आप भी? माही को पढ़ाने जा रहा था। मंजीत, जाओ। वह जाने लगा तो कबीर, जो अब तक शांति से बैठा था, बोला, याद रहे सिर्फ पढ़ाई का ही पढ़ाना, फालतू की कोई उल्टी सीधी पट्टी मत पढ़ा देना। देव और मंजीत ने हंसकर एक दूसरे को ताली दी। देव, आज तो जय के गुरुदेव भी अपोजिशन वाली पार्टी में बैठे हैं। पक्का कोई कांड किया है तुमने। बेटा जय, इससे पहले कि तेरा प्रस्ताव खारिज हो तो निकल ले। जय हंसता हुआ अब जल्दी से वहां से निकल माही के पास जा पहुंचा। सिन्हा सर कहाँ हैं? माही, अंदर हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम मेरी पढ़ाई में मदद कर रहे हो। जय ने राहत की सांस ली। फिर ठीक है। माही, सारे सर तुम्हारी कितनी खिंचाई करते हैं। जय हंसते हुए बोला, छोटा हूं ना, इसलिए सारा प्यार मुझ पर ही उड़ेल देते हैं। जय ने अब माही को पढ़ाना शुरू किया। वह उसके सारे डाउट्स एक एक कर क्लियर करने लगा। कबीर तो पहले ही जानता था, पर अपने आंगन में बैठे जय की बातें सुन रहे देव और मंजीत भी उसके दिमाग की दाद देने लगे। सिन्हा सर भी एक बार दूर से ही उसे पढ़ाते हुए देख गए थे और खुश थे कि शरारतों में सही, लेकिन लड़का होशियार भी है। देर शाम पांचों सोल्जर्स जैसे ही तैयार होकर क्वार्टर से बाहर निकले कि बर्फबारी शुरू हो गई। सभी परेशान से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अनूप का पता लगाने के लिए दुश्मनों के साथ साथ अब इससे भी निपटना पड़ेगा। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी सिन्हा सर क्वार्टर से बाहर निकल उन लोगों की तरफ आए। अब तुम्हें इस चुनौती से भी निपटना है। हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि जितना पीछे हटेंगे उतना ही अनूप के लिए खतरा बढ़ेगा, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे ढूंढ निकालें और वापस लाएं। तुम लोग अनंतनाग पहले भी जा चुके हो, इसी अनुभव का फायदा उठाओ। पांचों अब अनूप का पता लगाने निकल गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद एक सोल्जर सिन्हा सर के पास आया। सर, लेफ्टिनेंट जय दीक्षित के लिए एक मैसेज है।